ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शार्प पिक्स इन एनएमआर आर गिवन बाय। एनएमआर में शार्प पिक्स कौन से कंपाउंड्स देते हैं? ऑप्शन ए है विस्कस लिक्विड्स, ऑप्शन बी है नॉन विस्कस लिक्विड्स, ऑप्शन सी है ओनली टीएमएस, या ऑप्शन डी है गैसियस सैंपल्स। तो इसका जो इन्होंने आंसर दिया है वो है दिया है नॉन विस्कस लिक्विड्स। एनएमआर पिक शार्प देते हैं। ऑल्दो आई डिड नॉट गेट एनी पर्टिकुलर रीज़न फॉर, मतलब इस क्वेश्चन का जो इन्होंने ये आंसर दिया है, जिन्होंने ये सीरीज़ बनाई है उन्होंने नॉन एक्वेस लिक्विड को एज ए आंसर दिया है। बट मैंने काफ़ी आर्टिकल्स काफ़ी गूगल पे सर्च किया, मुझे कहीं पे भी ऐसा कोई रीज़न दिखा नहीं। तो नॉन विस्कस लिक्विड क्यों आंसर है आई डिड नॉट नो, बट जितना मैंने बी फार्म लेवल पे जितना हमने पढ़ा है वो टीएमएस के बारे में पढ़ा है कि टीएमएस 12 प्रोटॉन्स के लिए एक शार्प पिक देता है। ठीक है, तो शार्प पिक्स अगर आपको लेनी है तो आप टीएमएस में डिज़ोल्व कर दो। टीएमएस के काफ़ी अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे उसकी बॉइलिंग पॉइंट 27 डिग्री सेल्सियस है, तो वो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाता है, सॉल्वेंट रिकवर हो जाता है। इसके अलावा टीएमएस काफ़ी ज़्यादा, मतलब 12 प्रोटॉन्स है उसके अंदर और सारे केमिकली मैग्नेटिकली सेम है, तो एक ही सिग्नल आती है इसकी। तो ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से टीएमएस हम एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, और ये हमें शार्प पिक्स दिखाता है एनएमआर में। तो आई एम नॉट सेइंग कि इसका आंसर टीएमएस है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि ये नॉन विस्कस लिक्विड किस बेसिस पे इन्होंने कंसीडर किया है। बट अगर क्वेश्चन टीएमएस पे आया होता तो ये इस मतलब आपको जो क्वेश्चन आएगा वो टीएमएस पे आएगा फॉर श्योर, क्योंकि दिस इज समथिंग जो बहुत जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा पूछी जाती है पेपर में। तो नॉन विस्कस लिक्विड के लिए आई डिड नॉट गेट एनी पर्टिकुलर रीज़न, बट आई विल सर्च अगेन, एंड अगर कभी इन फ्यूचर मिला तो फिर मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस कर लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू एफटी एनएमआर? एफटी एनएमआर से कौन सी चीज़ें रिलेटेड हैं? पहला है एफटी एनएमआर डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पल्स्ड मेथड, ठीक है। सेकेंड है एफटी एनएमआर डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस वेव मेथड। थर्ड है एफटी एनएमआर कन्वर्ट टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ये तो सरासर गलत हो जाता, लाइक अगर हम FTIR की बात करते हैं, एंड देन वी हैव फोर्थ कि FTNMR कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन टू टाइम डोमेन। तो फ्रेंड जितना मुझे आइडिया है और जो चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि FT फरियर ट्रांसफॉर्म का काम नहीं होता है फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना टाइम डोमेन में, राइट। ये हमने FTIR में भी पढ़ी थी, जो मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखा देती हूँ कि जो कन्वेंशनल स्पेक्ट्रोमेट्री है ये हमारा जो होता है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है, लेकिन जब हम फरियर ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो ये टाइम डोमेन स्पेक्ट्रोमेट्री हो जाता है। तो ये तो श्योर है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। इसके अलावा जो सही है कि FTIR ना पल्स मेथड के प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है, तो इसका आंसर डी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर ए होना चाहिए कि ऑप्शन 1 एंड 4 स्टेटमेंट रिलेटेड है FTNMR से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू अ प्रोटॉन इट लीड्स टू, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी प्रोटॉन से अटैच है तो वो उस प्रोटॉन को क्या करेगा? ऑप्शन ए शील्ड करेगा, ऑप्शन बी डी शील्ड कर देगा, ऑप्शन सी विल लीड टू हैविंग लोअर डेल्टा वैल्यू, या ऑप्शन डी वी कैन नॉट से अबाउट दिस प्रोसेस। तो फ्रेंड क्योंकि ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इट हैज़ अ टेंडेंसी कि ये प्रोटॉन से उसके इलेक्ट्रॉन्स ले ले। जब ये प्रोटॉन से उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी तो प्रोटॉन हो जाएगा डी शील्ड। ऐसे समझो, अगर कोई चीज़, मतलब अगर मेरा कोई ग्रुप है और सपोज यहाँ CH3 है, तो यहाँ पे इसका काम होता है प्रोटॉन्स को एनर्जी देना, जिसकी वजह से ये शील्डेड रहता है।
शील्डेड का मतलब पहले मैं समझा देती हूँ, एक सेकेंड, वरना ना आप कंफ्यूज हो गए। शील्डेड एंड डी शील्डेड फ्रेंड हम ना मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक के प्रेजेंस में कहते हैं। अगर कोई प्रोटॉन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो बहुत ज़्यादा शील्डेड है, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फ्रेंड इस प्रोटॉन के आजू बाजू अप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे फ्रेंड, तो ये इसने आपके प्रोटॉन्स को क्या करके रखा है, शील्ड करके रखा है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप बताइए कम देना पड़ेगा या ज़्यादा देना पड़ेगा? डेफिनेटली हमें ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देगा, ताकि प्रिसिजनल फ्रिक्वेंसी जो हमारी है, अलार्म फ्रिक्वेंसी, उसके इक्वल हो सके न्यूक्लियस की जो एनर्जी है, और उसके वजह से फिर जितनी एनर्जी वो अब्जॉर्ब करेगा उतनी एनर्जी हम मेजर करते हैं, ठीक है, रेजोनेंस अगर हुआ तो बस यही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये शील्ड करके रखेगा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स इसके आजू बाजू कम हुए तो ये डी शील्ड होगा, तो कम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देने पे भी ये फ्लिप हो जाएगा। तो अगर कोई प्रोटॉन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से अटैच है, वो तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और अगर ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये इसको क्या बना देगा, डी शील्ड बना देगा, समझे। अब आते हैं हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू योर GPAT, नाइपर एंड इवन विद रिस्पेक्ट टू योर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ना सेमेस्टर्स में ये फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। NMR का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है। तो केमिकल शिफ्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसे इंडक्टिव इफेक्ट भी कह सकते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, डी शील्डिंग भी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव के एग्जांपल्स क्या है, हेलोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एंड इनका जो अब्जॉर्प्शन होगा वो डाउनफील्ड पे होगा। तो डाउनफील्ड बेसिकली अगर ये मेरा NMR का स्पेक्ट्रा है, तो यहाँ पे TMS की पिक आ रही है, तो इसके जो पास वाले पिक्स होंगे ये अपफील्ड पिक होते हैं, और इससे जो जितनी दूर पिक जाते हैं वो उतने डाउनफील्ड पिक होते हैं, ठीक है। तो हमें पिक कहाँ मिलेगा, डाउनफील्ड में मिलेगा। एंड द डी शील्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेलोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उतना ज़्यादा हमारा ये होगा, डी शील्डिंग होगी। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। An electron withdrawing group is able to reduce the electronic density around the proton and de-shield the proton. So अगर कोई इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेंगे, जिसकी वजह से डी शील्डिंग होगी। बट अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, वहाँ पे शील्डिंग हो जाएगी। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट चार्ट, जिससे आप समझ सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो डी शील्डिंग बढ़ेगी, डी शील्डिंग बढ़ेगी तो डाउनफील्ड पिक आएगा। डाउनफील्ड पिक का मतलब है डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अराउंड द प्रोटॉन इंड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर शील्डिंग होगी तो नेबरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसके वजह से डी शील्डिंग हो जाएगी, और फिर से जो स्मॉलर फोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर द फ्लिपिंग ऑफ दैट न्यूक्लियस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। एसिडिक प्रोटॉन्स आर, एसिडिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं? ए, दे हैव अ हायर डेल्टा वैल्यू, उनकी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होती है। डेल्टा वैल्यू मतलब केमिकल शिफ्ट वैल्यू। बी है, दे हैव अ लोअर डेल्टा वैल्यू, उनकी डेल्टा वैल्यू या केमिकल शिफ्ट वैल्यू लो होती है। सी है दैट दे आर हाईली डी शील्डेड, वो बहुत ज़्यादा डी शील्डेड होते हैं। और डी है बोथ ए एंड सी इज़ करेक्ट। सो फ्रेंड्स, एसिडिक प्रोटॉन का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, देखो एसिडिक प्रोटॉन्स का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O OH। अब ये जो प्रोटॉन है फ्रेंड, ये बेसिकली 10 to 12 पे अब्जॉर्ब करता है। और अगर आप पता होगा आपको, तो ये अगर मेरा प्रोटॉन NMR की पिक है तो ये TMS है, और TMS की केमिकल शिफ्ट हम 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 10 से 12 मतलब पिक कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे या यहाँ पे, ऐसे इतना ज़्यादा। तो ये पिक की डेल्टा वैल्यू क्या है, 10 से 12, तो ये हाई डेल्टा वैल्यू है, कंसीडर कर रहे हो, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। और क्योंकि पिक क्या है, डाउन फील्ड है, और अगर पिक डाउन फील्ड है इसका मतलब डेफिनेटली पिक डी शील्डेड है,
तो यहाँ पे पिक डी शील्डेड भी है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। ये डी शील्डेड क्यों है फ्रेंड? क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। CO विड्रॉइंग ग्रुप होता है, उस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, बेचारा प्रोटॉन तो एकदम गरीब हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इन्होंने कि जो एसिडिक प्रोटॉन्स होते हैं, ये जो एसिडिक प्रोटॉन्स है, इनमें जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और ये जो H+ आयन होता है ये हाईली डी शील्डेड होता है। इनकी डेल्टा वैल्यू 10 to 13 है। इसके अलावा बेंजाइलिक प्रोटॉन्स के बारे में भी लिखा है, एसिटिलिनिक प्रोटॉन्स और एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स। ये चारों प्रोटॉन्स ना अपने आप में खास है। एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स का 9 to 10 आता है फ्रेंड। एसिटिलिनिक प्रोटॉन्स का भी ऑलमोस्ट 2.5 पे आता है। बेंजाइलिक मतलब प्रोटॉन एरोमेटिक के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 7 पे आते हैं और एसिड के प्रोटॉन ऑलमोस्ट 10 to 12 पे आते हैं। सो दीज आर ऑल्सो द क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। व्हेन द सैम्पल पीक कोइंसिडेंट विद द मल फॉर्मिंग अ solvent that is called and that is called it as nuzol is used, paraffin will be used, fluorolube will be used या फिर none of the above। तो फ्रेंड ये जो नूजॉल था ना, इसकी यही डिसएडवांटेज थी कि नूजॉल एक सैचुरेटेड ये है, तो इसमें ना CH की पिक आती है। CH की पिक ऑलमोस्ट 3000 के आसपास आती है ना, मतलब 2800 से लेकर के 300 तक। अब अगर फ्रेंड कोई भी कंपाउंड है फॉर एग्जांपल मेरे पास और मुझे उसकी IR करानी है और मेरा कंपाउंड में CH स्ट्रेचिंग है, तो वो CH स्ट्रेचिंग भी इसी रेंज में आएगा। अब आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ये जो CH स्ट्रेचिंग मेरी आ रही है IR में, इट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज़ बिकॉज ऑफ नूजॉल और बिकॉज ऑफ माई कंपाउंड। इसीलिए हम उस कंडीशन में नूजॉल यूज़ नहीं करते। तो उस कंडीशन में जो हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं फ्लूरोल्यूब। ये हैलोजिनेटेड पॉलीमर होता है बेसिकली। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि द सैम्पल इज फर्दर ग्राउंडेड इन प्रेजेंस ऑफ 1 or 2 drop of heavy hydrocarbon oil that is called nuzol. Now hydrocarbon produces peak around 3000 centimeter inverse in the IR. If a substance to be analyzed, अगर उसके पास भी CH ग्रुप होगा, देन हाइड्रोकार्बन नूजॉल कैन नॉट बी यूज। इसीलिए उस कंडीशन में हाइड्रोकार्बन नूजॉल इज रिप्लेस बाय फ्लूरोल्यूब। व्हाट इज फ्लूरोल्यूब? इट इज़ अ हैलोजिनेटेड पॉलीमर। A semi-solid mass thus obtained is referred to as a mul, and mul is then squished between the two rock soil plates so as to get a thin film. समझा? ये क्वेश्चन VIQ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे आपको पेपर में पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द OH स्टेचिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड एट। तो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है फ्रेंड, तो इसमें IR में कौन कौन सी स्ट्रेचिंग दिखेगी? एक तो हमें OH स्ट्रेचिंग दिखेगी, ठीक है, ये दिखेगी ना। दूसरी हमें CO स्ट्रेचिंग दिखेगी, बराबर, हमें CO स्ट्रेचिंग भी दिखेगी। और तीसरी फ्रेंड हमें ये प्रोटॉन निकल जाएगा तो C डबल बॉन्ड O-, जिसे हम कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं, इसकी स्ट्रेचिंग दिखेगी। तो अगर इन तीनों की स्ट्रेचिंग दिख रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में एसिड प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो OH स्ट्रेचिंग है ये कितने पे आती है। ऑप्शन ए है 3300 से लेकर के 3600 मतलब 3600। ऑप्शन बी है 3022 से लेकर के 2800 सेंटीमीटर इनवर्स। सी है 1740 सेंटीमीटर इनवर्स एंड डी है 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। इन्होंने आंसर दिया है बी विच इज़ 3200 से लेकर 2800 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आंसर रॉन्ग है क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाऊं तो ये जो एसिड है, जो जर्नली OH स्ट्रेचिंग आती है फ्रेंड, वो 3500 से लेकर के 3650 पर आती है। एंड ये तो जर्नल एक्चुअली हाइड्रोक्सी है। मैं यहाँ पे शायद कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है वो ऐड करना भूल गई, बट फ्रेंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो भी आपको 3500 पे ही दिखता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो फ्रेंड कि कभी भी ना OH स्ट्रेचिंग इसी रेंज में दिखेगी, इसके आगे पीछे नहीं दिखती। कार्बोक्सिलिक एसिड की भी OH स्ट्रेचिंग इसी रेंज में, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो आंसर ए होना चाहिए विच इज़ 330 से लेकर के 2600 तक। ओके, या नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि 37 कॉम्पैक्ट साइज लो वेट मास इंस्ट्रूमेंट इज। इसमें से मतलब हमारे पास 4 इंस्ट्रूमेंट उन्होंने दिया है, हमें बताना है कि इन सारे इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट और लो मॉलिक्यूलर मास इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो ये तो सीधे सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है। पहला है EI टॉफ इलेक्ट्रो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन और टाइम ऑफ फ्लाइट एज एन एनालाइजर यूज़ कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चन मास का है, ठीक है। अब ये जो पहला इन्होंने दिया है यहाँ पे एक है डैश करके एक है ऑप्शन में, ये जो है जैसे EI है तो ये आयोनाइजेशन सोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आपके सैंपल पे जाती है, एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, मॉलिक्यूलर आयन बनता है। और यहाँ पे जो है वो एनालाइज़र है, जब वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है और जो डॉटर आयन बने होते हैं उनका डिटेक्शन करता है ये एनालाइज़र। तो पहला है EI इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन और टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड है MALDI मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन, अगेन अ टेक्निक आयनाइजेशन सोर्स का टेक्निक है, एंड क्वाड्रपुल एज एन एनालाइजर। सी है MALDI एज एन आयनाइजेशन सोर्स एंड टॉप एज एन ये एनालाइजर, एंड लास्ट है आयन एज एन आयनाइजेशन सोर्स एंड ट्रैप एज एन एनालाइजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो MALDI क्वाड्रपुल है। सो दिस इज़ द डायरेक्ट क्वेश्चन, यू नीड टू बी रिमेंबर इट, ठीक है। तो MALDI से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डाला है क्योंकि इससे ना क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है फ्रेंड कि MALDI का फुल फॉर्म क्या है, विच इज़ अगर आप बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, मुझे ऐसे ही याद है, मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन। अब फ्रेंड इसमें ये याद रखना है कि मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन में मैट्रिक्स किसका होता है, क्वेश्चन ये आएगा। तो इसमें जो मैट्रिक्स होता है बेसिकली ये ऑर्गेनिक एसिड होता है या वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये याद रखना है कि MALDI में जो मैट्रिक्स है वो वीक ऑर्गेनिक एसिड है। इसके अलावा जो लेज़र यूज़ करते हैं वो UV लेज़र है। ये 2 क्वेश्चन याद हो गया। इसके बाद होता क्या है इसमें कि सबसे पहले जो पल्सेस ऑफ UV लेज़र रेडिएशन है, तो बेसिकली फ्रेंड ये जो ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, इसके ऊपर आप अपने सैंपल को ये कर देते हो। अब UV लेज़र रेडिएशन इस सैंपल पे पड़ता है और फिर उसके बाद ये सैंपल में से इलेक्ट्रॉन निकालता है, मॉलिक्यूलर आयन बनाता है। अब बात अच्छी ये है फ्रेंड कि MALDI इज़ कंसिडर टू बी द मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक, क्योंकि ये सब पिकोमोल लेवल तक भी आपको रिज़ल्ट दे देगा। और इसका यूज़ आप करते हो नॉन वोलेटाइल। जैसे आपको पता होगा ना कि मास मतलब जैसे अगर मैं मास की बात करूँ तो वोलेटाइल का पहला प्रेफरेंस है, बट नॉन वोलेटाइल के लिए भी आप MALDI यूज़ कर सकते हो। पोलर एंड थर्मल अनस्टेबल और कंपाउंड का डाल्टन ऑलमोस्ट 5000 डाल्टन्स तक आप यूज़ कर सकते हो। और सेम ही एप्लीकेशन फैब का भी है। MALDI बायोमोलिक्यूल्स के लिए करते हैं, फैब भी बायोमोलिक्यूल्स के लिए करते हैं। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैब एंड MALDI? द डिफरेंस की जो MALDI है ये 100 से 1000 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक है फैब के कंपेयर में, ठीक है। सो दीज आर द सम पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन आराम से फ्रेम हो सकता है। MALDI का फुल फॉर्म क्या है, मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन, मैट्रिक्स किसकी होती है, और वीक ऑर्गेनिक एसिड, लेज़र किसका होता है, UV लेज़र होता है, MALDI कितने सेंसिटिव क्यों है, कितने लेवल तक वो कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकती है आपका, सब पिकोमोल लेवल तक, किसके लिए यूज़ करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, नॉन वोलेटाइल, पोलर एंड थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड के लिए, 5000 डाल्टन्स तक के मॉलिक्यूलर वेट का सैंपल ये पता कर सकती है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैब एंड MALDI? दैट MALDI इज़ 100 to 1000 टाइम्स मोर सेंसिटिव एज कम्पेयर टू योर फैब। एंड क्वाड्रपुल मास एनालाइजर के बारे में बात करूँ तो क्वाड्रपुल मास एनालाइजर हमारा जो आंसर था वो MALDI एंड क्वाड्रपुल था, इसलिए मैंने उन दोनों के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता या जा सकता है। सो क्वाड्रपुल मास एनालाइजर या क्वाड्रपुल मास फिल्टर, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पैरेलल सिलेंड्रिकल वोल्टेज विच कैरिंग अ पोल्स और रॉड। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो इसमें ऐसे 4 रॉड्स होते हैं फ्रेंड, ठीक है, ये 4 रॉड्स होते हैं और आपका जो सैंपल है ऐसे पास होता है इन रॉड्स के बीच में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड इसमें होता क्या है, साइमल्टेनियसली DC करंट मतलब अप्लाइड कांस्टेंट एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है। अब फ्रेंड क्वाड्रपुल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्वाड्रपुल मास फिल्टर्स। तो अभी हमने जो बात किया वो मास फिल्टर्स था। एडवांटेजेस क्या है मास फिल्टर्स का कि इट इज़ मोर ईजिली इंटरफेस
टू वेरियस इनलेट सिस्टम, जैसे LCMS में यूज़ करते हो कर सकते हो, GCMS में यूज़ कर सकते हो। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी फास्ट स्कैनिंग करता है, रीजनेबल सेंसिटिविटी भी अच्छी है और सिंपल है कंस्ट्रक्शन में। बट डिसएडवांटेज ये है कि इसकी रिजोल्यूशन लोअर है, इसीलिए नेक्स्ट टेक्निक आता है विच इज़ कॉल्ड क्वाड्रुपल आयन ट्रैप। तो सबको बस इतना पता है कि क्वाड्रुपल एज एन एनालाइजर है, बट क्वाड्रुपल भी दो होते हैं, क्वाड्रुपल मास फिल्टर एंड क्वाड्रुपल आयन ट्रैप। क्वाड्रुपल आयन ट्रैप को पॉल ट्रैप ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका आयन ट्रैप नाम है। ये 3 डायमेंशनल वेरिएंट है आपका जो क्वाड्रुपल मास फिल्टर है उसका। इसमें RF यूज़ किया जाता है, वोल्टेज अप्लाइड टू इलेक्ट्रिकल अरेंज इन अ सैंडविच ज्योमेट्री। इसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड को बोलते हैं रिंग इलेक्ट्रोड, दो क्या होते हैं हाइपरबोलिक एंड कैप इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर में। इनका एडवांटेज क्या है फ्रेंड, ये कॉम्पैक्ट एंड रॉबस्ट है, स्कैनिंग फास्ट है, सेंसिटिविटी अच्छी है, हम इसे हाइफिनेटेड टेक्निक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, लो मेंटेनेंस कॉस्ट आता है। एंड डिसएडवांटेज ये है कि कांट अचीव मास रेंज एंड रिजोल्यूशन ऑफ सेक्टर इंस्ट्रूमेंट, पुअर क्वांटिटेशन। तो क्वाड्रापुल का अगर मैं एज एन जर्नल डिसएडवांटेज बताऊँ तो रिजोल्यूशन ही है। रिजोल्यूशन इज़ अ क्वाइट डिसएडवांटेज पॉइंट इन केस ऑफ क्वाड्रुपल मास एनालाइजर। ठीक है, ओके। तो आई एम होपिंग कि अब तक यहाँ तक के क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। ओके, ग्रेट।